हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 3 और 4 सितंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज टीचर्स डे है, तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। और साथ ही साथ आपका जो हैशटैग था, 4 हैशटैग जो मैं पोस्ट कर रहा था, उसके बारे में बता दूं कि रेलवे बोर्ड दबाव में आया। आज हैशटैग की वजह से पूरे इंडिया में जो हैशटैग का कैंपेन चला था, उस वजह से रेलवे बोर्ड दबाव में आया और रेलवे के एग्ज़ाम की डेट के लिए खुद रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव जी, उन्होंने जो रेलवे का यूट्यूब पे चैनल है उस पे बताया कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम कराए जाएंगे। 3 कैटेगरी में रेलवे के फॉर्म आए थे, तो जिन लोगों ने भी इस फॉर्म को भरा है वो दुगने जोश के साथ अपनी पढ़ाई पे लग जाएं। कोविड-19 की वजह से अभी पढ़ाई कुछ डिस्टर्ब रही होगी लोगों की, तो अभी इतना टाइम बचा हुआ है कि जीरो से भी शुरू करके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि 15 दिसंबर से शुरुआत होगी। ग्रुप डी और नॉन टेक्निकल और एक कैटेगरी कोई और 3 कैटेगरी के फॉर्म आए थे। लगभग 1,15,000 सीटें हैं, तो फिर पूरे जोश के साथ जुट जाना है। अब आइए फिर अब शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन असम में किया गया। क्या होता है ये रोपवे परियोजना? दिखाता हूँ मैं आपको भी। ये दिख रहा होगा आपको, एक बॉक्स है जो एक रोप है। ये रोप जो होती है ये लोहे की बनी हुई रोप होती है, मतलब आयरन की ये रोप होती है, और इस पे ये बॉक्स स्लाइड करते हुए जा रहा है। बेसिकली इसका यूज़ 2 पहाड़ों के बीच में करते हैं, वहाँ पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए। टूरिज्म सेक्टर में इसका विशेषकर इस्तेमाल किया जाता है। अभी असम में 1.8 किलोमीटर का रोपवे तैयार किया गया है। ये रोपवे तैयार किया गया है ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। और असम में जो गुवाहाटी शहर है, वहाँ का जो सेंट्रल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को ये रोपवे कनेक्ट भी करेगा। तो ये असम में सबसे बड़े रोपवे का इंडिया का उद्घाटन किया गया। असम में ही भारत का सबसे बड़ा लंबा पुल है। भारत का इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो भी असम में ही है, ढोला सादिया ब्रिज। इसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। ये भी ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, यानी कि उसकी सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित। ये लोहित रिवर पे बनाया गया है ढोला सादिया ब्रिज। ये पूरे भारत का सबसे लंबा ब्रिज है जो पानी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में 45 नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 45 नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में। और ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और इन्होंने ही हरियाणा में 11 राजमार्ग परियोजना का भी उद्घाटन किया है। एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए रीस्टार्ट इंडिया मेंटरिंग प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी के पास 2 मंत्रालय, एक तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, दूसरे ये एमएसएमई मिनिस्टर हैं, यानी कि माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस के भी मंत्री नितिन गडकरी ही हैं। तो रीस्टार्ट इंडिया एक मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि इस पे आप जो भी एमएसएमई सेक्टर से जानकारी चाहते हो, इस पे आपको वो सहायता प्रदान की जाएगी। मेंटर मीन्स होता है कि आपको जो कोई चीज़ बताए, कोई चीज़ सिखाए, वो मेंटर बोला जाता है। तो ये मेंटरिंग प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट इंडिया एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी द्वारा, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री होने के साथ ही साथ एमएसएमई मिनिस्टर भी हमारे हैं। और अभी यूपी में 11 हाईवे प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। इन 11 हाईवे प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो 4300 करोड़ रुपए आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश अभी हाल में ही जितने जगहों पे घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश में 45, 11 राजमार्गों के लिए हरियाणा, 11 के ही लिए उत्तर प्रदेश, और एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए रीस्टार्ट इंडिया मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। ये सारे काम हैं नितिन गडकरी के, जिसमें से
3 जो राजमार्ग का काम है वो राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा है और एमएसएमई का काम एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नीति आयोग टास्क फोर्स का नेतृत्व किया जिसने गन्ना मूल्य को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की है? क्या है, पहले तो आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है रमेश चंद्र। रमेश चंद्र ने नीति आयोग टास्क फोर्स का नेतृत्व किया। नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स इस वजह से बनाया कि किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य के साथ गवर्नमेंट चल रही है। किसानों की आय को डबल करने का लक्ष्य है सरकार का 2022 तक किसानों के लक्ष्य को डबल करना है। तो उसी के संबंध में एक टास्क फोर्स बनाया गया, इनको सुझाव देना था। तो इस टास्क फोर्स ने एक सुझाव दिया कि जो गन्ना किसान हैं उनके गन्ने के मूल्य को चीनी के मूल्य से जोड़ दिया जाए। ऐसा क्या है ये समझिए। देखिए, गन्ना जो बेचता है किसान वो बेचता है लगभग 325 रुपये पर क्विंटल। ये रेट है उत्तर प्रदेश का। 325 रुपये पर क्विंटल गन्ने को उत्तर प्रदेश सरकार किसानों से खरीदती है। और चीनी कितने रेट में बिकती है? चीनी अप्रॉक्स 40 रुपीज़ पर केजी शुगर बेची जाती है दुकानों पे, ये जो हम लोग खरीदते हैं। अब क्या है, और 1 क्विंटल यानी 100 केजी शुगर केन से गन्ने से लगभग 100 केजी शुगर केन से 100 केजी ही शुगर भी बनती है। यानी 1 केजी शुगर केन से 1 केजी शुगर बनता है। तो 325 रुपये का 1 क्विंटल सरकार गन्ना खरीदती है और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने में लेबर चार्ज, साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल की जाते हैं, जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं चीनी बनाने में, वो इन सब के बाद 1 केजी ये 4000 रुपये में बेचते हैं 100 केजी को। 100 केजी गन्ने को खरीदे 350 रुपये में, उससे चीनी बना के 100 केजी को बेचे 4000 में। यानी लगभग 3675 रुपीज़ का गैप है। माना जा रहा है कि इसमें लेबर चार्ज ऐड होगा, साथ ही साथ मशीनों का रख रखाव ऐड होगा, साथ ही साथ आपका जो बिजली का खर्चा आता है, जो एनर्जी खर्च होती है चीनी बनाने में, वो सब ऐड होगा। लेकिन फिर भी ये एक लंबा गैप है कि 3675 रुपये हर 100 केजी पे ये ज़्यादा लिया जा रहा है। ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, मतलब इतने का गैप आ रहा है। तो इस टास्क फोर्स ने, जो कि रमेश चंद्र जी की नेतृत्व में बनाया गया था, इसमें कहा गया कि इस गैप को कम किया जाए। और इससे क्या होगा कि किसानों को एक उचित मूल्य, उनके गन्ने का रेट बढ़ेगा और जो सरकार का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का, उसमें भी सरकार को इससे मदद मिलेगी। और साथ ही साथ इस टास्क फोर्स ने एक सिफारिश और की कि गन्ना के खेती वाले क्षेत्रों में कम पानी वाले फसलों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की। जहाँ पे किसान गन्ना बोते हैं, गन्ना के बाद वहाँ पे गन्ने के साथ जो और फसलें लगाई जाएं जो कि कम पानी लेती हैं, जैसे चावल में ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। तो इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि गन्ना अगर लगाया गया है तो गन्ना ज़्यादा पानी लेता है, अंडरग्राउंड वाटर ये खींचता है ज़्यादा। तो फिर उसको रिकवर करने के लिए क्या करना होगा कि हम वो पौधे लगाएं जो कि कम पानी लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर से कम पानी खींचते हैं। इससे एक पानी का बैलेंस जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बना रहे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली की उच्च गुणवत्ता के लिए किस बैंक के साथ 500 मिलियन के ऋण समझौते पर भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? ये बैंक है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 500 मिलियन $US का ऋण देगा भारत सरकार को मुंबई रेलवे प्रणाली की उच्च गुणवत्ता के लिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, उसकी सेवा में सुधार करने के लिए। मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली की जब बात आती है तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 तरीकों की ट्रेनों की बात करेंगे मुंबई में। एक तो मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती हैं, उनकी गुणवत्ता और उनकी सेवा में सुधार के लिए ये पैसे हैं। और दूसरी मेट्रो भी मुंबई में चलती है। तो लोकल और मेट्रो ही यहाँ पे इतने लागत से सुधार के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन $US का लोन दिया है। हालांकि कुल अनुमानित लागत जो है
गुणवत्ता में सुधार के लिए उपनगरीय रेलवे प्रणाली की ये है 997 यूएस मिलियन डॉलर, जिसमें से 500 मिलियन यूएस डॉलर तो AIIB ने दे दिया और 310 मिलियन यूएस डॉलर ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस 977 मिलियन यूएस डॉलर जो इसकी अनुमानित लागत है इस कार्य की, और 187 मिलियन यूएस डॉलर रेलवे मंत्रालय दे रहा है मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली की उच्च गुणवत्ता में सुधार के लिए। क्या होगा इससे? देखिए इसका क्या क्या फ़ायदा होगा। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और लोकल और मेट्रो दोनों की सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा और उच्च स्तरीय सेवा दी जाएगी। साथ ही साथ जब उच्च स्तरीय सेवा दी जाएगी तो रोडों पे भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का जो एक आता है ट्रांसपोर्ट वो कम होगा, रोडों का ट्रांसपोर्ट। और रोडों के ट्रांसपोर्ट अभी ज़्यादातर जो पेट्रोल और डीजल से चल रहे हैं, तो इससे कार्बन का जो उत्सर्जन होगा वो भी कम होगा, यानी इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, साफ होगा। इसी सारे उद्देश्य के साथ ये कार्य किया जा रहा है। पूरे उपनगरीय रेलवे प्रणाली की जो उच्च गुणवत्ता के लिए जो ये कार्य होना है, इसकी अनुमानित लागत 997 मिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें से सिर्फ 500 मिलियन यूएस डॉलर दे रहा है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर वेस्ट बंगाल को 413 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए 413 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। और वर्ल्ड बैंक ने किसको, दोनों ने मिल के दिया 413 मिलियन, ये दिया है वेस्ट बंगाल को। भारत सरकार को एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया है 750 मिलियन यूएस डॉलर के लिए कोविड-19 रिस्पांस के लिए, यानी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए 750 मिलियन यूएस डॉलर दिया है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत सरकार को। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन होगा? किसानों की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक ICICI बैंक होगा। भूमि सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित मापदंडों को देखने के लिए ICICI बैंक सैटेलाइट डाटा का यूज़ करके किसानों को लोन प्रदान करेगा। इससे क्या होगा कि इनको लोन की जो वापसी होती है उस पर ज़्यादा संभावना रहेगी कि लोन वापस आए, क्योंकि जब ये पूरी तरीके से सैटेलाइट डेटा चेक करेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ सैटेलाइट डेटा चेक करने का। सैटेलाइट डेटा चेक करने का मतलब हुआ कि किसान को लोन दिया जा रहा है, किसान किस एरिया का है, उस एरिया में बारिश की क्या पोजीशन है, उस एरिया में कौन सा फसल ज़्यादा होता है। जिस किसान को ICICI बैंक लोन दे रहा है वो किसान किस फसल के लिए लोन ले रहा है, क्या वो उसी फसल के लिए लोन ले रहा है जो फसल ज़्यादा वहाँ पे पैदा होती है, या फिर किसी अन्य फसल के लिए ले रहा है। सिंचाई के उस एरिया में क्या प्रबंधन है, अगर बारिश समय से नहीं होती है तो उस एरिया में सिंचाई के लिए क्या प्रबंध है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को देखने के लिए डेटा सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगा ICICI बैंक और फिर किसानों को लोन प्रदान करेगा उस क्षेत्र के सारे मापदंडों को देखते हुए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। मोबाइल ऐप इंडस कॉर्पोरेट ये भारत का पहला करंट अकाउंट खोलने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इंडस इंड बैंक ने। इंडस कॉर्पोरेट एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से ग्राहक करंट अकाउंट खोलेगा, और करंट अकाउंट खोलने के लिए मोबाइल ऐप की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है इंडस इंड बैंक। और मोबाइल ऐप का क्या नाम है जिससे करंट अकाउंट ग्राहक खोल सकता है? इंडस कॉर्पोरेट। क्या होता है ये करंट अकाउंट? देखिए बेसिकली यहाँ पे अभी जल्दी में बताना हो तो अकाउंट सिर्फ दो तरीके के होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ हमको इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट, लेकिन करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो फिर करंट अकाउंट क्यों खोला जाता है? करंट अकाउंट बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है। बिजनेसमैन
अभी बिजनेस दिल्ली में कर रहा है, उसका मेन बिजनेस दिल्ली में है, लेकिन उसे सामान लेने के लिए बेंगलोर जाना पड़ा, वो बेंगलोर से सामान लेके आएगा, तो अकाउंट वहाँ बेंगलोर में जाके अपने पैसे को वो अपने बैंक से निकाल सके। ये सिर्फ इसलिए होता है, ये सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है एक शहर से दूसरे शहर पैसे को ले जाने के लिए, यही करेंट अकाउंट होता है। और करेंट अकाउंट खोलने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला बैंक इंडिया का बना है इंडसइंड बैंक। इंडस कॉरपोरेट नाम से इसने इस सुविधा को लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। एमएसएमई सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं और उसका जो एमएसएमई का कोई ओनर होगा, कोई एमएसएमई में इसकी कोई उद्योग धंधा है, फिर उसका कोई ओनर होगा, उन्हें अपने लोगों को सैलरी देनी होगी, तो उसी के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और आईसीआईसीआई बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक होगा जो सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके किसानों की ऋण योग्यता को देखते हुए उन्हें ऋण देगा। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर ये मुंबई में है और संदीप बख्शी इसके सीएमडी हैं। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, हमें ख्याल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपनी तरह की पहली शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी है। ये पॉलिसी 18 से 65 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति ले सकता है या फिर किसी को उपहार में दे सकता है। ये इसी वजह से इसका नाम ऐसे रखा गया है, शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको उपहार में देने के लिए बेसिकली बनाई गई है। ये आकस्मिक मृत्यु, एक्सीडेंटल केस में आंशिक या फुल विकलांगता पे पूर्ण सहायता प्रदान करता है। ये पॉलिसी शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी है और नाम से ही पता चल रहा है कि इसको बनाने का उद्देश्य है कि लोग इस पॉलिसी को एक दूसरे को गिफ्ट दें। एक टर्म आता है इंश्योरेंस पॉलिसी और बैंक की जब बात आती है तो बैंकासुरेंस। जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां मिल के कोई काम करती हैं तो उसे बैंकासुरेंस बोलते हैं। क्या काम कर सकती हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक के जरिए भी बेचा जाए, यही बैंकासुरेंस होता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बैंकासुरेंस जो अभी पिछले 6 से 7 महीनों के हैं उन्हें मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करोगे। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इसने भारतीय एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ मिलकर बैंकासुरेंस बनाया है। करुड़ वैश्य बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के साथ मिलकर बैंकासुरेंस बनाया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 3 बैंकों के साथ मिलकर बैंकासुरेंस बनाया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक और कर्नाटका ग्रामीण बैंक के साथ बैंकासुरेंस है। यानी कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस है इसको यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक और कर्नाटका ग्रामीण बैंक पे बेचा जाएगा। करुड़ वैश्य बैंक स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस का इंश्योरेंस अपने करुड़ वैश्य बैंक में बेचेगा। भारतीय एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का जो पॉलिसी है वो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा बेचा जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ये मॉरिशस का बैंक है, लेकिन इसकी कुछ ब्रांचेस अपने इंडिया में भी हैं, मुंबई में हैं। ये वहीं मुंबई में ही स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस भारतीय एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की पॉलिसी को बेचने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ समझौता किया है? महिंद्रा टेक ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ महिला उद्यमियों को समर्थन करने के लिए समझौता किया है। महिलाओं को उद्यम क्षेत्र में आगे लाने के लिए, उनको उद्यम क्षेत्र की चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से महिंद्रा टेक ने नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच के साथ समझौता किया है और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करेगा कि उद्योग में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और उन्हें उन चुनौतियों से कैसे उभरा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उद्योगिनी स्कीम भी चला रही है। उद्योगिनी स्कीम ये इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है। पर्यटन मंत्रालय ने ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए समझौता किया है। पर्यटन मंत्रालय, ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिक्की का लेडीज एसोसिएशन, ये तीनों मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ आयोजन करेंगे जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं का
पर्यटन क्षेत्र में भी हिस्सेदारी बढ़े, इसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने ये सारे काम को किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने भारत का पहला वास्तविक टाइम बुलियंस इंडेक्स लॉन्च किया, जिसका नाम MCX मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज आई कॉमडेक्स बुलियन या बुलडेक्स है। MCX का मुख्यालय कहाँ है? मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन सौरभ चंद्रा हैं। क्या है ये मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज? अगर हमको ये समझना है तो पहले ये समझना होगा कि कमोडिटीज़ क्या होती है। देखिए, शेयर मार्केट में दो तरीके का शेयर मार्केट का काम होता है। एक तो शेयर खरीदना होता है, किसका? आप कंपनियों का शेयर खरीदते हो। दूसरा होता है कमोडिटीज़ को खरीदना और बेचना, कमोडिटीज़ का ट्रेड। कमोडिटीज़ क्या होता है? कमोडिटीज़ बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कमोडिटीज़ को हम सीधे ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ें नेचर द्वारा बनाई गई हैं उसे कमोडिटीज़ बोलेंगे। नेचर द्वारा क्या बनाया गया? एक तो एग्रीकल्चर, बेसिकली कमोडिटीज़ दो तरीके का, एक तो नेचर द्वारा बनाया गया चीज़ कमोडिटीज़। अब कमोडिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एग्री कमोडिटीज़ और एक नॉन एग्री कमोडिटीज़। नाम से ही पता चल रहा है, एग्री कमोडिटीज़ मीन्स की खेती से संबंधित कमोडिटीज़ जैसे गेहूँ, चना, चावल, सरसों, गन्ना। नॉन एग्री कमोडिटीज़ मीन्स गोल्ड सिल्वर ये मेटल हैं, तो ये सब भी तो क्या नेचर द्वारा ही बनाए गए हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जिंक, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? नॉन एग्री कमोडिटीज़। अब क्या है कि मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया इन सब का ट्रेड करता है। इन सबको आप मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया से खरीद सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो दो तरीके से आप खरीद सकते हो। एक तो आप ज्वेलरी शॉप पे जाओ, वहाँ पे गोल्ड खरीदो, गोल्ड को घर ले आओ। तो फिर आपको ज्वेलरी शॉप पे जब गोल्ड खरीदने जाओगे तो क्या क्या होगा? आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट देना होगा जितनी ज्वेलरी लेनी है। फिर उसको जब घर ले आओगे तो उसको रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी उपाय करना होगा। उसको किसी तिजोरी में या कहीं सुरक्षित स्थान पे रखना होगा, या फिर आप बैंक लॉकर में रखते हो तो बैंक लॉकर का भी पे करना पड़ेगा आपको। दूसरा तरीका है कि आप मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया से गोल्ड खरीदो। अब क्या है, यहाँ पे आप फुल पेमेंट नहीं करोगे तो थोड़ा पेमेंट भी कर सकते हो, और ये ऑनलाइन ट्रेडिंग बेसिकली है। फिर इसमें आपने गोल्ड खरीद लिया। अब आप गोल्ड को अपने पास नहीं रखोगे, इनके पास आपका गोल्ड पड़ा रहेगा। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका इतना गोल्ड हमारे पास पड़ा है। अब आपको लगा कि अभी ये गोल्ड हमने कुछ रुपए में ख़रीदा था, उससे दुगने रेट पे या उससे ज़्यादा रेट पे बिक रहा है। अब आप अपने गोल्ड को बेचना चाहते हो तो आप इस गोल्ड को बेच के अपने पैसे को ले सकते हो। यानी आपको सुरक्षा का भी खतरा नहीं रहा। आपने कम पैसे पे किए, कम पैसे पे करके आपने अपना गोल्ड रिजर्व कर लिया। तो ये सारी सुविधाएं देता है मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब यही मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया वास्तविक समय बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगा, यानी किस टाइम किस कमोडिटीज़ का कितना रेट चल रहा है ये रियल टाइम लगातार बताने का काम करेगा। रियल टाइम डेटा दिखाएगा बुलियन इंडेक्स कमोडिटीज़ का, यही है वास्तविक समय बुलियन इंडेक्स। और क्वेश्चन था मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है और सौरभ चंद्रा इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने AFC इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कृषि क्षेत्र के हित के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कृषि क्षेत्र के हित के लिए समझौता ज्ञापन पर AFC इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन इंडिया ने दस्तखत किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अधीन कार्य करता है। AFC इंडिया का क्या है? ये एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन है। और AFC इंडिया नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र के हित में। और जिससे जो अभी मैंने बताया ना कि किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है 2022 तक,
उसके तहत ही ये किसानों के कृषि क्षेत्र में हित होगा तो किसानों का हित होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक समझौता किया है? माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ समझौता किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है वहाँ की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, समर यानी गर्मियों के सीज़न में शिमला होती है और ठंडक के सीज़न में धर्मशाला होती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए रीन्यू पावर ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है? स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए रीन्यू पावर ने समझौता किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। क्या है ये स्वच्छ ऊर्जा? स्वच्छ ऊर्जा मीन्स की रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम खुद से पैदा कर सके, जैसे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम खुद से पैदा कर सकते हैं। पेट्रोल का क्या है, पेट्रोल एक बार तो हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल एक बार ख़त्म हुआ तो फिर ख़त्म हो गया, लेकिन सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं होने वाली है। विंड एनर्जी ये भी ख़त्म नहीं होने वाली। तो जो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये बहुत लंबे समय तक ख़त्म होने का इनका कोई चांस नहीं है। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। साथ ही साथ जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये इको फ्रेंडली होता है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इन्वायरमेंट में ये कोई पोल्यूशन नहीं करता। कोल ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल जब कोयला जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है जो कि एक हार्मफुल गैस है। पेट्रोल की बर्निंग होती है जब हम गाड़ी अपनी व्हीकल अपनी कार को चलाते हैं तो पेट्रोल जलता है तो ये चलती है तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को स्वच्छ ऊर्जा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकालती है बर्निंग के टाइम पे जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाए। अब स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने से मतलब ये है कि ये जिला स्तर पे काम किया जाएगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ाने के लिए। प्रत्येक ज़िले में सोलर पावर प्लांट लग जाए, विंड पावर प्लांट लग जाए। विंड पावर प्लांट तो खैर वहाँ पे लगाया जाएगा जो तटीय इलाके होते हैं क्योंकि वहाँ पे हवाएं रेगुलर चलती हैं, हवा का होना उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन बायोफ्यूल हो जाए, गोबर गैस हो जाए, तो ये सारे चीज़ों को लगाने का प्लान होगा। रीन्यू जिला स्तर पे काम करेगी। रीन्यू और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलकर स्वच्छ ऊर्जा तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। रीन्यू के सीएमडी हैं सुमंत सिन्हा और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, जबकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी केन्या में है और एंगर एंडरसन इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और रीन्यू एनर्जी जो रीन्यू पावर है इसका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके जो हेड हैं वो उपेंद्र त्रिपाठी हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो मेंबर कंट्री हैं वो सारे के सारे वही मेंबर कंट्री हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को कितने समय का विस्तार दिया गया है? जी सतीश रेड्डी को 2 वर्ष का और विस्तार दिया गया है। जी सतीश रेड्डी ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के हेड चेयरमैन हैं और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ ने दिल्ली में कोविड-19 हॉस्पिटल 1000 बेड का सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल के नाम से सिर्फ 12 दिनों में तैयार किया है। डीआरडीओ ने पटना में भी 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया है। डीआरडीओ ने लद्दाख की कैपिटल लेह में कोविड-19 टेस्ट सेंटर स्थापित किया है जो कि पूरे इंडिया का सबसे ऊंचाई पर कोविड-19 टेस्ट सेंटर है। और ध्रुवा नाम से एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र को भी बनाया है डीआरडीओ ने। ये एक बॉक्स है, इसमें आप अपना वॉलेट, अपनी हैंकी, अपनी करेंसी, अपना की
और रिंग जो हाथों में पहना जाता है, इन सबको सैनिटाइज कर सकते हो। धुआं नाम से है, अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र है, ये एक बॉक्स है। डीआरडीओ भारत नाम से अनमैन्ड व्हीकल को भी बनाया है, जिसे ड्रोन बोलते हैं। ये भारत नाम का जो ड्रोन है ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। ये एलएसी पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चाइना की सेना पर नज़र रखने में हमारे भारतीय सैनिकों की मदद कर रहा है। ये अभी हाल ही में भारतीय सैनिकों को सौंपा गया है डीआरडीओ द्वारा। क्या नाम है इसका? भारत नाम है ड्रोन का। और ये जो एलएसी क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाई पे है और वहाँ पे पहाड़ ऊपर हैं, तो ये पहाड़ी एरिया में इनको उड़ा के सारी जो चाइनीज़ सेना है उनके ऊपर नज़र रखने का काम कर रहा है ये भारत ड्रोन, और हमारे सैनिकों की ये मदद कर रहा है। इसे भी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऊर्जा विनिमय IEX के MD और CEO जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम है? भारतीय ऊर्जा विनिमय के राजीव श्रीवास्तव MD और CEO हैं, जिन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। IEX क्या है? ये पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो पावर कंपनियां हैं जैसे NTPC और जो स्टेट की पावर कंपनियां हैं, ये अपना पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अपने पावर को खरीदने और बेचने का काम करती हैं। किस प्लेटफॉर्म पे? भारतीय ऊर्जा विनिमय पर। और भारतीय ऊर्जा विनिमय का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सत्यनारायण गोयल इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के चेयरमैन हैं। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के चेयरमैन सत्यनारायण गोयल हैं और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने मास्टरमाइंड स्पोर्ट ओलंपियाड विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है नीलकंठ भानु प्रकाश ने। MSO यानी कि माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड, इसमें मेंटल स्किल के ओलंपियाड होते हैं, जिसमें आपको मैथ के क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको इसे अपने दिमाग में सॉल्व करना होता है। साथ ही साथ माइंड स्पोर्ट गेम होते हैं जैसे चेस, इस तरह के खेल भी इसमें होते हैं माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में। इसमें भारत के नीलकंठ भानु प्रकाश जो कि हैदराबाद से हैं, इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन में भारत को स्वर्ण पदक जिताया है। और नीलकंठ भानु प्रकाश के पास 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और 50 लिम्का, जो लिम्का बुक होती, एक तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होती है, दूसरी लिम्का रिकॉर्ड बुक होती है। तो 50 लिम्का रिकॉर्ड हैं और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। और अभी इन्होंने भारत के लिए माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और मेंटल कैलकुलेशन श्रेणी में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ वेधशाला एस्ट्रोसैट ने हाल ही में AUD-FS01 आकाश गंगा से एक UV प्रकाश का पता लगाया है। इस अध्ययन को किस पत्रिका ने प्रकाशित किया? देखो, AUD-FS01 ये आकाशगंगा का नाम है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज निकाल रही है। और इसे कहाँ से पता लगाया गया? इसे पता लगाया गया एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट एक ऑब्जर्वेटरी का नाम है। ऑब्जर्वेटरी मीन्स की वेधशाला, यहाँ से इसका पता लगाया गया। और ये एस्ट्रोसैट मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोसैट है। एस्ट्रोसैट को आप ये सोच सकते हो कि पृथ्वी से हम देखते हैं आकाश की तरफ, किसकी मदद से? टेलीस्कोप की मदद से। और वही जब यहीं एस्ट्रोसैट वेधशाला, एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वेटरी से टेलीस्कोप की मदद से देखा गया, तो बहुत ही बारीकी से देखने पे पता चला कि AUD-FS01 आकाशगंगा है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को उत्सर्जित कर रही है। इसे खोज को प्रकाशित किया नेचर एस्ट्रोनॉमी ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीनों की शुरुआत की है? बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीनों की शुरुआत करी है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने। ये जो बैगेज आएंगे उनको सैनिटाइज करेंगी, फिर उनको पैक करेंगी। रैपिंग करने का मतलब कि उनको पैक करना। जैसे जो बैगेज जाते हैं
फ़्लाइट पे वो पहले उसको पैक किया जाता है, तो वो भी हाथों से ही पैक करने का काम होता है। लेकिन अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने मशीन का इस्तेमाल से बैग को पैक करने का काम शुरू किया है, और साथ ही साथ पहले ये बैग को सैनिटाइज करेंगे 360 डिग्री अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से, और फिर इनको पैक किया जाएगा मशीनों की मदद से। यानी दोनों काम मशीनों की ही मदद से होंगे, सैनिटाइजेशन और पैकिंग का बैग के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2027 तक चरणबद्ध तरीके से भारत सरकार ने एक योजना बनाई है कि 151 ट्रेनों को निजीकरण किया जाएगा। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट कोरोना ओवन एट वेरियस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लगाएगा कौन? ये लगाएगा, कोरोना ओवन को लगाएगा बेंगलोर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है ये कोरोना ओवन? कोरोना ओवन, इससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलेगी, और जब भी कोई इसको, पहली बात तो वेरियस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लगाया जाएगा जहाँ से लोगों का आना जाना हो, और फिर ये अल्ट्रावायलेट रेज लोग जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर में है उसमें प्रवेश करेंगे तो उनको सैनिटाइज करने का, ऑटोमेटिकली सैनिटाइज करने का काम करेगी कोरोना ओवन नाम से। कोरोना ओवन लगाया जाएगा ये बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे बैगेज यानी कि जो लगेज होता है उसके सैनिटाइजेशन और रैपिंग के लिए मशीन की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के छात्र ने अब तक पृथ्वी से सबसे निकटतम क्षुद्र ग्रह 2020 QG की खोज की है? जिसकी खोज की है जो क्षुद्र ग्रह है, इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं, इसका नाम है 2020 QG। इसको खोजा है आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने। और इससे पहले जो सबसे निकट का क्षुद्र ग्रह था वो था 2011 में खोजा गया था, उसका नाम था CQ1। इसे किसने खोजा था ये मुझे ध्यान नहीं है, और ना ही मैंने इसको सर्च करके आपके लिए लिखा, लेकिन ये आप खुद सर्च करना कि CQ1 2011 में खोजा गया जो क्षुद्र ग्रह था उसको किसने खोजा था। और अभी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो निकटतम क्षुद्र ग्रह है QG 2020, इसको आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने खोजा है। आप 2011 में, इससे पहले जो खोजा गया था पृथ्वी के सबसे निकट का क्षुद्र ग्रह, उसको आप ढूंढोगे, नेट पे सर्च करोगे कि 2011 CQ1 किसने ढूंढा था। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचरस ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है तेनजिन प्रियदर्शी ने, और तेनजिन प्रियदर्शी की मदद की है इस पुस्तक को लिखने में, यानी कि सह लेखिका है इस पुस्तक की ज़ारा हाउसमंड। इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल लिसोबा जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? पास्कल लिसोबा जिनका अगस्त 2020 में निधन हुआ, ये कांगो के पूर्व राष्ट्रपति थे। देखो, कांगो के बारे में मैं बता दूं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, मिडिल अफ्रीका का ये देश है कांगो। इसका पहले क्या नाम था? ज़ायरे नाम था। देखो, कांगो फिर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और कांगो एक रिवर है अफ्रीका की, बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है, वहाँ की एग्ज़ामों में काफ़ी पूछी जाती है। तो जो कांगो बेसिन है, जो कांगो बेसिन के जो एरिया है उसमें दो, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश है, दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश। एक देश है रिपब्लिक ऑफ कांगो और दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो का जो कैपिटल है वो है ब्राज़ाविल, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का जो कैपिटल है उसका नाम है किनशासा। और यहाँ पे जो बात हो रही है ये कौन से कांगो की है? ये है रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसकी कैपिटल है ब्राज़ाविल। ये पूरा ऑप्शन में लिखना था रिपब्लिक ऑफ कांगो, लेकिन सिर्फ कांगो लिखा, इस वजह से मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया कि कांगो रिवर जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है, एक महत्वपूर्ण रिवर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में ज्योग्राफी सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो इसका जो बेसिन है, बेसिन में इसकी जो घाटी है कांगो रिवर का आसपास का एरिया है, इस पर दो देश बसे हुए हैं। एक तो है रिपब्लिक ऑफ कांगो, और कांगो रिवर के ही नाम पे इसने भी अपना नाम रखा। अब सोच लो कि कितना महत्वपूर्ण नदी है ये अफ्रीका रीजन की, कि दो दो देश के नाम इस नदी के ऊपर हैं।
रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसकी राजधानी ब्राज़ाविल है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसकी राजधानी किंशासा है। तो यहाँ पे पास्कल लिसोबा जिनका अगस्त में निधन हो गया, ये रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्व राष्ट्रपति थे जिसकी राजधानी ब्राज़ाविल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन पूरा ऑप्शन होना चाहिए था रिपब्लिक ऑफ कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मोबाइल ऐप का नाम बताएं जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है मेरा IAF, इंडियन एयरफोर्स माई, इंडियन एयरफोर्स माई IAF। इंडियन एयरफोर्स कैरियर से संबंधित सभी जानकारियां इस ऐप पे मौजूद होंगी। ये जो हमारे युवा पीढ़ी है उनके लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा लॉन्च किया गया है, और हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने इसे लॉन्च किया है। एयर चीफ मार्शल कौन है इंडियन एयरफोर्स के? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का पता लगाएं जिसने आभासी भारत जापान व्यापार मंच का आयोजन किया। भारत जापान व्यापार मंच का आयोजन किया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारत जापान आभासी व्यापार मंच का आयोजन किया था। इसमें कर्नाटका के CM BS येदियुरप्पा ने वर्चुअल तरीके से इस आभासी मंच को संबोधित भी किया। इस आभासी मंच पर भारत और जापान स्टार्टअप पर चर्चा की गई। जो नए स्टार्टअप, नए उद्योग धंधे भारत और जापान में लगाए जा रहे हैं उस पर चर्चा की गई। कर्नाटका गवर्नमेंट ने राज्य में भारत जापान स्टार्टअप पहल को समर्थन देने के लिए इस समझौते पर सिग्नेचर किया, और उसी के तहत कर्नाटका में 500 एकड़ ज़मीन भी भारत जापान स्टार्टअप के लिए अलॉट कर दी कर्नाटका सरकार ने। कर्नाटका के CM VS येदियुरप्पा हैं। इस आभासी भारत जापान व्यापार मंच का जो आयोजन किया गया था, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि स्टार्टअप में भारत और जापान की भागीदारी बढ़े। ऑप्शन C इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका ऑप्शन बी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो यानी वाइल्ड पोलियो मुक्त घोषित किया है? वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। देखिए, पूरा महाद्वीप की बात हो रही है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें से अफ्रीका को पूरी तरीके से मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO द्वारा। पिछले 4 सालों से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोई नया केस पोलियो का नहीं मिला है, और पोलियो का अभी अगर हम एशिया की बात करें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में केस मिल रहे हैं। पोलियो जो है बीमारी, ये वायरल बीमारी है। इसमें जो वायरस है वो जाके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और फिर एक विकलांगता पैदा कर देता है बच्चों में। पोलियो 5 वर्ष से नीचे आयु के बच्चों को ही होता है। इससे ऊपर आयु के बच्चों को पोलियो नहीं हो सकता है, और 5 वर्ष से नीचे आयु के बच्चों पे ये इस तरीके से कार्य करता है कि जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा ये वायरस, और उनके अंदर कोई ना कोई विकलांगता उत्पन्न कर देगा, और वो इरिवर्सिबल विकलांगता होती है, यानी कि फिर उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। और ये मुख्यतः दूषित भोजन और दूषित पानी से ही फैलता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह इस समय WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी कर रहे हैं, और WHO ने कोविड-19 वैक्सीन की ग्लोबल एक्सेस सुविधा कोवैक्स में पूरी दुनिया को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। क्या है ये? WHO कोविड-19 वैक्सीन की ग्लोबल एक्सेस सुविधा कोवैक्स। ये क्या है कि ये एक सुविधा है जब वैक्सीन, अभी एक देश वैक्सीन बनाया रशिया, जिसे WHO ने मान्यता नहीं दी। WHO बोल रहा है कि ये काफ़ी कम ट्रायल के बाद इसे ह्यूमन पे मतलब मार्केट में उतार दिया गया, और WHO इसे मान्यता नहीं दे रहा है। तो WHO जो और देश हैं जो अभी ट्रायल कर रहे हैं WHO के मानक के हिसाब से, उनके लिए उसने एक कोवैक्स ग्लोबल एक्सेस सुविधा लॉन्च की है, जिसमें ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग और बनने एक फार्मूला रेडी होने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है पूरे वर्ल्ड में, उस पे काम किया जाएगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और जल्द से जल्द ये लोगों के पहुंच में आ सके। यही है कोवैक्स ग्लोबल एक्सेस सुविधा। डायरेक्टर जनरल हैं WHO के टेड्रोस एधनोम, जो कि इथोपिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या होगी। 2020-21 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की अनुमानित वृद्धि दर होगी -4.5%, -4.5%, ऑप्शन बी। देखिए, दो फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर लेते हैं। एक तो जो बैंकों में फाइनेंशियल ईयर चलता है ये चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे ये लिखा हुआ है 2019-20, ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ बैंकों का फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो रिजर्व बैंक का वित्तीय रिपोर्ट होती है, वित्तीय वर्ष रिजर्व बैंक का जो होता है ये शुरू होता है 1 जुलाई से और ख़त्म कब होता है, ये ख़त्म होता है 30 जून को। क्या होता है, मार्च में 31 मार्च को बैंकों का वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है। अब जब वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर बैंकों का ख़त्म हो गया तो सारी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबमिट कर दी गई बैंकों के द्वारा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन सभी पे एक आकलन करता है, उसमें 3 महीने का समय लेता है, अप्रैल, मई और जून। 30 जून को इनका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है। फिर इनका फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होता है तभी इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की, एक अनुमान लगाया कि 2020-21 यानी जो फाइनेंशियल ईयर बैंकों के लिए शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 को, उसमें भारत की जो अनुमानित वृद्धि है वो -4.5% है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2 तरीके का बताया मैंने आपको, एक आरबीआई का अलग जो कि 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है, और बैंकों का 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने छात्रों को सरकारी नौकरी में लाने के लिए M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है हरियाणा सरकार ने। क्या है ये M3M फाउंडेशन? देखो, ये पहले समझ लो कि M3M जो है ये हरियाणा की रियल इस्टेट की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये साइड में चैरिटी के लिए, सामाजिक कार्य के लिए M3M फाउंडेशन भी चलाती है। M3M ये रियल इस्टेट की कंपनी है हरियाणा की, पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी कंपनी जो रियल इस्टेट की है वो है M3M, और ये साइड में अपने सामाजिक कार्यों के लिए एक M3M फाउंडेशन चलाती है, चैरिटी चलाती है। हरियाणा सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ जो छात्र हैं उनको सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन कोचिंग, उनको सरकारी नौकरी पाने के बाद प्रशिक्षण और सरकारी नौकरी के लिए सलाह और सुविधा के लिए इसी M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने स्वच्छ भारत सेवा 2019 का पुरस्कार जीता है? स्वच्छ भारत सेवा का जो पुरस्कार जीता है ये जीता है NCL लिमिटेड ने, NCL इंडिया लिमिटेड ने। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ही स्वच्छता भारत सेवा यानी स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई और इसका जो अभी पुरस्कार 2019 का मिला वो 2020 में दिया गया है NCL इंडिया लिमिटेड को। NCL इंडिया लिमिटेड है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है। ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। यानी कि क्या है, ये स्वच्छता ही सेवा, यानी जैसे कोई PSU है, कोई कंपनी है, तो उनके लिए ये कहा गया कि आप अपने कैंपस को कितना स्वच्छ रखते हो, उसी के लिए ये अभियान चलाया गया कि स्वच्छता ही सेवा नाम से। जो कैंपस है, अभी क्या है कि ऑफिस में जाओ, दीवारों पे थूका मिल रहा है, गुटखे खा के लोग थूक रहे हैं, तो फिर इन सब के लिए ही ये स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया कि इसका ध्यान रखा जाए, लोगों को मना किया जाए और समुचित सफाई व्यवस्था रखी जाए। जो ऑफिस हैं उनके कैंपस में भी ये बेसिकली ये ऑफिस के कैंपस के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। 2019 में ही इसकी शुरुआत की थी, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और पहला पुरस्कार इसको जो मिला वो मिला है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड को। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु चेन्नई में, तमिलनाडु के
चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2015 में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख या उससे अधिक की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैंने बताया कि 30 जून को ये इनका सेशन ख़त्म हुआ। आरबीआई का जो वित्त वर्ष आरबीआई का अलग चलता है, ये 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। 30 जून को वित्त वर्ष ख़त्म हुआ, फिर इन्होंने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट जारी करते करते इनको अगस्त लास्ट के वीक में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। उसी रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि 1 लाख या उससे अधिक लोन लेने वालों में जो धोखाधड़ी किया जिन लोगों ने, उनकी संख्या में 28% की वृद्धि हुई है वित्त वर्ष 2015 में। यानी बैंकों ने जिन लोगों को 1 लाख से अधिक का लोन दिया, उन लोगों ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी किया और उनकी संख्या में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ? 28% का इजाफा हो गया। आप समझ रहे होंगे कि 28% का इजाफा उन लोगों में हुआ जो 1 लाख से अधिक का बैंकों से लोन लिए और फिर लोन को सही टाइम से चुकता नहीं किया इन लोगों ने और बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करी। ऐसे लोगों में 28% की वृद्धि हुई। ये अभी हाल में ही जारी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया। होता क्या है कि 30 मार्च तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च फाइनेंशियल ईयर चलता है बैंकों का। 30 मार्च को जब बैंक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो पूरे वित्तीय वर्ष के होते हैं वो रिजर्व बैंक में सबमिट कर देते हैं। फिर इन जो बैंकों द्वारा सबमिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनका निरीक्षण किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर कई तरीके की रिपोर्ट जारी की जाती हैं। उसी में से एक रिपोर्ट ये जारी की गई कि 1 लाख या उससे अधिक का लोन लेने वालों में जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है, उनकी संख्या में 28% की वृद्धि हुई है। ये बात है वित्त वर्ष 2015 की, और रिपोर्ट जारी करी गई अभी 2020 में इससे संबंधित। और एक और बात इन्होंने बताई कि तमिलनाडु ने भारत में सबसे ज़्यादा लोन बांटे हैं इस वर्ष, वित्तीय वर्ष 2019-20 में, जो कि ख़त्म हुआ है 31 मार्च 2020 को। उसमें तमिलनाडु ने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोन बांटे हैं। ये इन्होंने लोन बांटा है पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में ऐसा राज्य तमिलनाडु है जिसने सबसे ज़्यादा लोन बांटे हैं। और कितना लोन बांटा है? 30,500 करोड़ का लोन सिर्फ अकेले तमिलनाडु में बांटा गया है बैंकों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कारपोरेशन ने टाटा मेमोरियल सेंटर, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर के साथ किस शहर में पावर ग्रिड ओटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए समझौता किया है? पावर ग्रिड कारपोरेशन ने टाटा मेमोरियल सेंटर के एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर के लिए पावर ग्रिड ओटी का जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण के लिए समझौता किया है। ये समझौता किया है नवी मुंबई के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पावर ग्रिड कारपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। पीएफसी पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर ज़िले का जो जिला अस्पताल है उसमें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने टाटा मेमोरियल के साथ पावर ग्रिड ओटी कॉम्प्लेक्स निर्माण करने के लिए समझौता किया है नवी मुंबई में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस संस्थान के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला नवाचार सह ऊष्मायान केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ये संस्थान है वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये उड़ीसा में है। और इसरो, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। डायरेक्टर जनरल के शिवन हैं। जून 2020 में भारत सरकार द्वारा स्पेस क्षेत्र में रिसर्च के लिए प्राइवेट प्लेयर की एंट्री को अलाउ किया गया। उसके बाद से ही इस स्पेस क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर भी, प्राइवेट कंपनी भी एंट्री कर ली हैं। और उसी क्रम में ये एक दोनों के बीच समझौता हुआ इसरो और सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उड़ीसा में।
और स्काई रूट एरोस्पेस ये एक स्टार्टअप है, प्राइवेट स्टार्टअप है, और ये भारत का पहला स्टार्टअप बना जिसने रॉकेट इंजन को टेस्ट किया, सफलतापूर्वक रॉकेट इंजन का टेस्ट किया। और इसने जो रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है उसका नाम है रमन रॉकेट इंजन। सीवी रमन भारत के नोबेल प्राइज़ विजेता थे, उन्हीं के नाम पे इसने अपने रॉकेट का नाम रमन रखा है। और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, इसने एक मल्टी बैरल रॉकेट जिसका नाम पिनाका रखा है, इसने उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो 3 प्राइवेट काम बताए गए स्पेस से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित। पहला तो आप ये जानो कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को भारत सरकार द्वारा जून 2020 में एंट्री दी गई स्पेस सेक्टर में इंडिया के। उसी क्रम में वीर सुरेंद्र शाह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने समझौता किया इसरो के साथ। दूसरा, स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट स्टार्टअप है और इसने रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया और इसने अपने रॉकेट इंजन का नाम रखा है रमन। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, इसने एक मल्टी बैरल रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और जिसका नाम रखा है इसने पिनाका। इन सब चीज़ों को मैंने विथ फिगर आपको पिछले के लेक्चर में बताया है। जब पिछले किसी दिन का हम कर रहे थे तो मुझे याद है पिनाका का मल्टी बैरल मैंने बताया था कि देखिए ये कई सारे बैरल होते हैं और एक साथ कई सारे रॉकेट को इससे लॉन्च किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं मल्टी बैरल। और उसका नाम जो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने रखा है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का नाम, इसका नाम पिनाका रखा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस दोनों ने मिलकर जो इंडेक्स जारी किया, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, इसकी समग्र रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पे रहा। क्या है ये रैंकिंग कि कौन सा स्टेट कितना प्रिपेयर है, कितनी तरीके से तैयार है एक्सपोर्ट करने के लिए। इसमें 2 तरीके की रैंकिंग जारी होती है। एक वो स्टेट जो कि समुद्र तट से सटे हुए हैं, यानी गुजरात से शुरू होगा और फिर इधर वेस्ट बंगाल तक के स्टेट, ये समुद्र तट से जो कोस्टल एरिया है वहाँ के स्टेट, यानी इनको व्यापार करने के लिए समुद्र तट का भी मार्ग मिलेगा। और दूसरे वो स्टेट होते हैं जो कि लैंड लॉक्ड होते हैं, चारों तरफ से स्थल रुद्ध होते हैं और चारों तरफ से वो किन्हीं न किन्हीं स्टेट से सटे होते हैं, मतलब उनका कोई भी किनारा समुद्र तट से नहीं सटा होता है। तो इसमें समग्र रैंकिंग की बात की गई तो समग्र रैंकिंग में गुजरात पहला स्थान प्राप्त किया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, यानी गुजरात सबसे अच्छी तरीके से तैयार है किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने में, इसकी तैयारी सबसे अच्छी है। और इसमें दूसरे स्थान पे है, समग्र रैंकिंग की बात हो रही है यानी ओवरऑल रैंकिंग की, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु और चौथे स्थान पे राजस्थान है। राजस्थान ये लैंड लॉक्ड स्टेट है इंडिया का, यानी ये चारों तरफ से किसी न किसी ऐसे स्टेट से घिरा हुआ है, इसका समुद्र से कहीं कोई टच नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए कि स्थल रुद्ध देशों में प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। दूसरा क्वेश्चन, कोस्टल एरिया के स्टेटों में पहला स्थान किसका है, आंसर गुजरात। ओवरऑल में पहला स्थान किसका है, गुजरात। ओवरऑल का मैं आपको 4 याद रखेंगे तो इसके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। पहला ओवरऑल में गुजरात है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु और चौथा राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये तीनों कोस्टल एरिया के कोस्टल स्टेट हैं, यानी ये समुद्र तटीय स्टेट हैं भारत के, और जबकि राजस्थान स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो अगर लैंड लॉक्ड का पूछा जाएगा तो लैंड लॉक्ड में राजस्थान ओवरऑल में तो चौथे है, लेकिन लैंड लॉक्ड की बात की जाएगी तो उसमें पहले स्थान पे आ जाएगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 की समग्र रैंकिंग में चौथे स्थान पे राजस्थान है, लेकिन लैंड लॉक्ड की बात होगी तो पहले स्थान पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2020 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस राज्य की महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान पे है, यानी किस राज्य ने महिलाओं को सबसे अधिक ऋण दिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तमिलनाडु,
राज्य ने सबसे अधिक लोन दिया महिलाओं को? मुद्रा का फुल फॉर्म होता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो मुद्रा का फुल फॉर्म है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसमें बिजनेस पर्पज़ के लिए, उद्योग करने के लिए लोगों को लोन देने की सुविधा है। इसमें 3 कैटेगरी के लोन दिए जाते हैं। एक शिशु लोन जिसमें सिर्फ 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। दूसरा किशोर लोन होता है जिसमें 5 लाख तक का लोन दिया जाता है बिजनेस करने के लिए। और तीसरा तरुण लोन होता है जिसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था और उसके तहत महिला लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली पोलोमी घटक किस खेल से जुड़ी हैं? पोलोमी घटक ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। ये इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इन्होंने 7 बार जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप जीता है इन्होंने भारत के लिए। और फिर 2006 में मेलबॉर्न में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, उस टाइम इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और फिर 2010 दिल्ली में हुआ कॉमनवेल्थ गेम और उस टाइम इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। सॉरी, एक बार मैं बता दूं, 7 बार जो नेशनल चैम्पियनशिप जीता है इन्होंने, ये इंडिया में हुआ था। मैंने भारत के लिए शब्द यूज़ किया, वो गलत था। नेशनल चैम्पियनशिप जूनियर और नेशनल चैम्पियनशिप सीनियर इन्होंने वेस्ट बंगाल के लिए जीता था। 7 बार ये जीती हैं नेशनल चैम्पियनशिप जूनियर और सीनियर मिला के। और मेलबॉर्न में ब्रॉन्ज जीता, कॉमनवेल्थ में मेलबॉर्न में हुआ था 2006 में, और दिल्ली में जब हुआ 2010 में तो इन्होंने उस टाइम सिल्वर मेडल जीता था भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? देखो, तेज गेंदबाज तो 3 इससे पहले थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 6 विकेट लिए थे। सबसे ज़्यादा विकेट लिया है मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट टेस्ट मैचों में। सेनवॉर्न ने 708 विकेट लिया है टेस्ट मैचों में। और अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिया है टेस्ट मैचों में। लेकिन ये तीनों स्पिनर हैं। अब क्वेश्चन है कि तेज गेंदबाज ये होंगे ओवरऑल चौथे, और लेकिन पहले तेज गेंदबाज होंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिया है। इनका नाम है जेम्स एंडरसन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। निम्न में से इन्हें कौन सा सम्मान नहीं मिला है? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 84 वर्ष की आयु में लंग्स इन्फेक्शन के कारण हुआ। इनका निधन इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था और निधन इनका नई दिल्ली में हुआ। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया पिछले वर्ष 2019 में, और पद्म विभूषण इन्हें मिला था 2008 में। देखिए, जो सिविल मतलब कि भारत में जो नागरिकों के लिए उच्च सम्मान है, टॉप 4 सिविलियन अवार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा, वो है भारत रत्न। दूसरे नंबर पे है पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये पद्म श्री। तो जो टॉप के 2 हैं भारत रत्न और पद्म विभूषण, इन दोनों से प्रणब मुखर्जी जी को नवाजा गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि पद्म भूषण से इनको नहीं नवाजा गया था। भारत रत्न और पद्म विभूषण ये दोनों प्रणब मुखर्जी जी को मिला था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।